लो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कर साउंड। चलो पढ़ना शुरू करें भाई। पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, जिसकी हेडिंग थी संविधान से जुड़ा संविधान सभा। और हमने पढ़ लिया था कि किस तरह संविधान सभा का इलेक्शन हुआ जुलाई में, कुछ नॉमिनेशन और कुछ इलेक्शंस। ये कुल मिलाकर कितने हुए थे? 389, जिसमें फिर 324, 299 और 284। ये स्टार्टिंग है, ये हस्ताक्षर, ये 31 दिसंबर 1947 और ये 15 अगस्त 1947। ये हमने सब पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था एक कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें सबसे ज़्यादा 7 मेंबर्स थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिन्हें आप कह देते हो वो हमारे संविधान के जनक या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन KV राव जो बहुत बड़े आदमी हैं, इन्होंने कहा ये जनक होने के साथ साथ जननी भी हैं। वैसे भारत के संविधान का क्या हुआ? ये बैग थोड़ी इधर खिसका लो। चलो, जननी और जनक दोनों थोड़ा सा उठा लो, बैग को अपने पास रख लो या यहाँ सामने रख दो नीचे, अगर उनको ज़्यादा कंजेशन हो रहा है बेचारों को बैठने में तो देखो KV राव ने क्या कहा, ये जनक होने के साथ साथ क्या है? हाँ, ये जननी भी है। वैसे हमने एक बात और की थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मदर ब्रिटेन का संविधान कहलाता है, जो कैसा संविधान है? अलिखित। पहला लिखित संविधान किसने दिया? अमेरिका। और कितनी अजीब बात है, ये अमेरिका और हम एक साथ बस्ती बने थे, उपनिवेश बने थे 1492 और 1498। आपके यहाँ भी ब्रिटेन आया, अमेरिका में भी ब्रिटेन गया, लेकिन आपने ब्रिटेन के खिलाफ जब पहली लड़ाई लड़ी तो ब्रिटेन यहाँ मजबूत बना। ये लड़ाई थी 1757 की प्लासी की लड़ाई। और जब इन्होंने कोशिश की 1773 में तो नाम दिया बोस्टन टी पार्टी। और इसमें इन्होंने जता दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, या तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा तुम्हारी बराबरी पर, नहीं तो टैक्स नहीं देंगे। और ये इतने खरे थे अपनी बातों के कि महज अगले 4-5 साल में अमेरिका की आज़ादी 74 में इन्होंने बिल्कुल बजा दिया। और उसके बाद 1789 में इन्होंने वर्ल्ड को पहला लिखित संविधान लिख के दिखाया। और यहाँ अगर हम देखें तो हमारी कमजोरी स्पष्ट निकलती चली आई। 57 के बाद 1764, फिर 17 नीचे देखें तो सारी लड़ाइयाँ झगड़े सब मिला के, और एक बहुत बड़ी कोशिश हमारी 1857 जो फेल रही। और फाइनली 1947 में जाके अंग्रेजों से अपनी आज़ादी हासिल बिल्कुल नहीं की, वो आपको आज़ादी के नाम पे पावर का ट्रांसफर करके दे गए, क्योंकि उनकी औकात नहीं रही थी आपके देश में और लंबे टाइम तक टिके रहने की। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होता तो हो सकता है ये आज़ादी और 20-30-40 साल बाद मिलती। और इसका प्रूफ ये है कि 1947 में सिर्फ आप आज़ाद नहीं हुए, आप इतिहास उठा के पढ़ो, 48 से 50 कम से कम 30-40 कंट्रीज आज़ाद हुई। तो क्या ये सब एक साथ ही लड़ रही थी क्या? नहीं, ये सब वो उपनिवेश थे जिनके ऊपर किन लोगों का राज चल रहा था, या तो ब्रिटेन का या फ्रांस का। और आप अच्छी तरह जानते हैं ब्रिटेन फ्रांस अच्छे दोस्त भी हैं जब लड़ाई हमारे से हो। वैसे दोनों लड़ाकू हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस का जो एक आदमी था ना जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, इस आदमी से यूरोप बहुत चिढ़ता था, बहुत सारे लोग, क्योंकि फ्रांस के नेपोलियन ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसने कहा था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किस आदमी, किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति। ये हुई थी 1789। इसके बाद आया है नेपोलियन। नेपोलियन इस क्रांति में नहीं था, लेकिन इस क्रांति का प्रभाव आपके ऊपर बहुत पड़ा और आपके यहाँ तक ये बातें आई कि समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता और बंधुत्व। नेपोलियन खैर थोड़ा मोनार्क टाइप का, राजशाही टाइप का आदमी था, लेकिन फिर भी इसने दुनिया को बहुत कुछ समझाया, सिखाया। फाइनली जाके हम सब आसपास के छुटपुट देश आजाद हो गए। और उस आज़ादी से पहले हम लोगों ने क्या बना ली थी? अपनी संविधान सभा, जिसने काम किया 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसने बहुत भारी भरकम, वर्ल्ड का सबसे विशाल लिखित संविधान, जिसमें उस टाइम पर 1,90,000 शब्द और लगभग 63 कहीं 67 लिखा है, टोटल सब कुछ मिला लें तो 1 करोड़। वैसे 63 और 67 लाख लिखा आपको ज्यादा मिलेगा। इतने लाख रुपए खर्च किए और इसको सब लोगों ने मिलकर, अजीब बात क्या है, इसका कौन मेंबर नहीं था? गांधी ना तो संविधान सभा में थे और न ही संविधान लिखने में, लेकिन गांधी का रोल बहुत बड़ा था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक अलग बात है। महात्मा गांधी इसके मेंबर नहीं थे। जब ये सारा काम हो गया तो इस काम पर साइन कर दिए गए थे किताब पर 26 नवंबर 1949। इस दिन कहते हैं इसको हमने अडॉप्ट कर लिया, अधिनियमित कर लिया, आत्मार्पित कर लिया, इनैक्ट कर लिया। लेकिन इसमें लिखी सारी बातों को हमने मानना स्टार्ट किया 26 जनवरी 1950। फिर इस दिन की इंपॉर्टेंस क्या? इस दिन आपने कुछ आर्टिकल्स इसके फॉलो कर लिए थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, 94, सारे 300 हैं। अगर अच्छा मैंने गलती से 679 लिख दिया, 379, ठीक है, इतना तो बेसिक तुम समझ जाते हो। हाँ, हो सकती है, ह्यूमन मिस्टेक है छोटी मोटी। 369, 370, ये 67, 60, 66, 67, 79, 80, 88, ये सारे लिखे थे 300। इसको एक आधा ये ना सोचे ये 3 हैं सारे, 394। ये 16 आर्टिकल्स हैं जो किस दिन हमने अपना लिए थे? 26 नवंबर। लेकिन इसको हमने सारी किताब को फॉलो करना स्टार्ट किया 26 जनवरी 1950। इसमें कुछ बेसिक वर्ड्स हमारे समझने के हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं। इस किताब का सबसे पहला पेज है, जैसे खोलोगे ना किताब, पहला पेज है जिसके ऊपर आपके कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल
जिसको हिंदी में आप कहते हैं प्रस्तावना। और प्रस्तावना 2 पैराग्राफ हैं, एक बड़ा सा पैराग्राफ और एक 3 लाइन का पैराग्राफ। इसकी स्टार्टिंग होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक, कुछ वर्ड्स मैं लिखती हूँ, ये स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं। सबसे पहले लिखा है प्रभुसत्ता संपन्न, सवर्ण जिसे बोलते हैं, प्रभुसत्ता संपन्न। हर एक का मतलब पता होना चाहिए, पेपर में वर्ड्स रोज जितने पेपर होते हैं दिखने में आ जाते हैं। एक शब्द इसमें लिख दिया समाजवादी, एक वर्ड इसमें लिखा धर्मनिरपेक्ष, या इसी को कह दिया पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में ये सेक्युलर है, सेक्युलर, और ये है सोशलिस्ट, सोशलिज्म, और ये है सोवर्ण। इसके बाद एक वर्ड यहाँ लिखा लोकतांत्रिक, हम लोकतंत्र पढ़ लेंगे, डेमोक्रेसी। और लास्ट वर्ड, 5 वर्ड्स काम किए हैं तुम्हारे। एक लिखा है गणराज्य, गणतंत्र और गणराज्य एक ही चीज़ है, इसे कहते हैं रिपब्लिक। इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, इंडिया रिपब्लिक भी है, इंडिया सेक्युलर भी है, यहाँ सोशलिज्म की भावना भी है, और इंडिया में सॉवर्निटी भी है। अब ये क्या है, एक एक वर्ड को उठाते हैं। सबसे पहले प्रभु सत्ता संपन्न, इनको समझोगे तो बात बनेगी, रटोगे तो तुम फंस जाओगे एग्जाम में। प्रभु सत्ता संपन्न यानी सोवर्ण, सॉवर्निटी। जब आप आज़ाद हुए, आपका देश आज़ाद हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर बस थमा ही था, उसका प्रभाव हमारे ऊपर था। और पूरे वर्ल्ड में ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुका या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में, 2 बड़ी ताकतें थी। एक को आप कहते थे यूएसएसआर और एक का नाम था यूएसए। आज यूएसएसआर कहीं नहीं है, यूएसएसआर टूट गया, इसके हिस्से बट गए 1991 में। लेकिन हम क्योंकि उससे पुरानी बात कर रहे हैं तो हम यूएसएसआर की बात करेंगे। आज बात करें तो रशिया कहेंगे, तब रशिया नहीं था। इस यूएसए की बहुत बड़ी ताकत थी, और ये सारे का सारा पूंजीवाद के साथ चलता था, कैपिटलिज्म। इनका कहना था कि अमीर को और अमीर होने का हक होना चाहिए, और गरीब क्योंकि लायक नहीं है, इसको बेशक परेशान करो। गरीबों के अस्तित्व के खिलाफ था पूंजीवाद। इनका कहना था हर बड़े साधन पर अमीर का हक हो, हर चीज में प्रॉफिट कमाए, और इनका कहना था हर आदमी लायक बने, जो लायक नहीं है उसको जिंदा रहने की भी क्या जरूरत है। तो ये जो थ्योरी थी ना कि भाई सिर्फ फिट आदमी ही सर्वाइव करेगा, जो पुराने टाइम में चार्ल्स डार्विन और इन सब की किताबों में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में लिखी थी, यहाँ सिर्फ अमीर आदमी फिट बैठेगा इस व्यवस्था में। आप आज भी देखो अमेरिका में ना कोई बेगर है, ना कोई भिखारी, ना कोई हमारी तरफ लंबी फौज की जिनको खाने पीने पहनने उड़ने को नहीं मिलता। ये एक अमीर कल्चर है, और ये आज से नहीं है। जब से पूंजीवाद का बोलबाला स्टार्ट हुआ, पूंजीवाद का मतलब ही ये है कि सिर्फ अमीर आदमी टिक पाएगा। यहाँ सबसे बड़ा टारगेट है प्रॉफिट कमाना। अगर आप लायक हैं, कमा के खा सकते हैं तो आप रहेंगे, नहीं तो आप वैसे ही भूखे मर जाएंगे, क्योंकि भीख तो कोई देने से रहा। अमेरिका में कोई बेगर नहीं होता, कोई भिखारी नहीं होता। यहाँ कोई मेड नहीं होती कि 700-800 रुपया महीने के 1000 रुपए में झाड़ू पोछा कर दिया। यहाँ हर अमीर आदमी अपने घर का काम खुद करता है, चाहे आप कितने ही करोड़पति हैं, आपको नौकर नहीं मिलेगा। इंडिया क्योंकि बहुत गरीब देश है, सस्ता लेबर है, आप यहाँ 1000-1000 रुपए में झाड़ू पोछे वाले या 1000 रुपए महीने के दीजिए, आपकी गाड़ी साफ कर जाएगा। अमेरिका में कोई नहीं करता मिलेगा। वहाँ अपनी गाड़ी या तो आप खुद साफ करो, या फिर जहाँ गाड़ी साफ होती है वहाँ रोज खड़ी करके आओ और वहाँ से लेके आओ। यहाँ आपके झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े, आपका कूड़ा उठाने के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। ओबामा का नाम सबने सुना है ना, पिछला जो प्रेसिडेंट था। आज ओबामा बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, और ओबामा को भी अपने घर का कचरा उठा के और घर के बाहर रखना पड़ता है। अमेरिका में ये कल्चर है, वहाँ कोई आपके घर से कूड़ा उठा के नहीं ले जाएगा। इंडिया में क्या है, थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, आपकी गाड़ी भी नौकर साफ करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब नौकर करेंगे। नौकर है ही नहीं, क्योंकि कौन सा बात है यहाँ। हाँ, ये सुनने में तुम्हें लगेगा अच्छा है, लेकिन इसमें एवरेज से नीचे का आदमी मर जाता है, क्योंकि उसके पास संसाधन तो है नहीं, वो उतना अमीर बन नहीं सकता। अब बन नहीं सकता तो उसको खत्म होना पड़ेगा। दूसरी तरफ है यूएसएसआर, जो था पहले, कौन सा बात था यहाँ, समाजवाद, जिसे आप कहते हैं सोशलिज्म। ये है कैपिटलिज्म, ये सोशलिज्म। यूएसएसआर में बहुत पहले राजा महाराजा थे। तो मैं एक बात बता दूं, कल जिस लड़की ने पेपर दिया हो, लड़कों ने भी देखा होगा, 10वीं क्लास के 2 क्वेश्चन आए हुए थे हिस्ट्री के पहले चैप्टर से। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10। अब मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाती हूँ 10th को, इसलिए बता रही हूँ। 2 लाइन में से क्वेश्चन थे एक चैप्टर में से। एक ये जोबरेलिन करके था, जो कस्टम ड्यूटी थी, और एक और था जर्मेनिया। पिक्चर दी गई है 10th क्लास में, एक टेबल दिया गया है, उसमें पूछा गया था कि जर्मेनिया ने जो सिर पे ताज पहना था, उसमें ओक लीव्स किसका एग्जाम्पल थी। तो वो हीरोइज्म का, वीरता का एग्जाम्पल थी। और 4-6 दिन पहले मैंने गाँव के बच्चों को पढ़ाया था। वो 2 क्वेश्चन देख के दिमाग में सीधे क्या आया कि एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी पड़ती है। सीधे 2 क्वेश्चन एक सेट में क्लास 10वीं के फर्स्ट चैप्टर से, जो तुम्हें ये बता रही हूँ ना, ये 10वीं क्लास में ही दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से सुन लो। तो 2 क्वेश्चन बहुत कीमती होते हैं एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन एक चैप्टर से उठा लिए थे। समाजवाद और पूंजीवाद। समाजवाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रशिया है, यूएसएसआर जिसको आप कहते हैं। यहाँ पहले मुनार्क थे, राजा थे। राजा को मार के और यहाँ के गरीब जनता, मजदूर, किसानों ने राजा के राजशाही महल पे कब्जा कर लिया, सारी इमारतों पे कब्जा कर लिया, और कहा अब के बाद हम चलाएंगे शासन। कौन? गरीब किसान इनके देश के, और गरीब मजदूर। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा था, कार्ल मार्क्स ने दिया था कि सारी दुनिया के मजदूरों एक हो और एकता में संगठन है, इस तरह की बातें। तो किसान और मजदूरों ने यहाँ के राजा को मारा, उसके महल पे जहाँ वो रहता था, बहुत बड़ा महल, इस पे कब्जा किया, और पूरी दुनिया की आंखें खुली रह गई कि इतनी बड़ी ताकत पे किसान और मजदूर आके हावी हो गए, और सारी फौज इनके साथ। और इन्होंने कहा हम देश चलाएंगे, और सच में दुनिया को एक एग्जाम्पल दिया। एक किसान और मजदूर राजा के खानदान को खत्म करके और अपने देश की सरकार बनाता है, और सरकार सिर्फ बनाता नहीं, सरकार चला के दिखाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर बहुत नुकसान में गया, बहुत नुकसान में, और नुकसान में गया जबकि खूब पैसा खर्च किया, दुनिया भर के हथियार, सैनिक, कितने सारे इनके देश के लोग मर गए, सेना बर्बाद हो गई। उस सेना में काम करने वाले या तो किसानों के लड़के थे या मजदूरों के, तो ये सब एंटी हो गए कि पागल है क्या राजा, इतने लड़के मरवा दिए, और फाइनली हारने की कगार पर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 चला। यहाँ की जनता ने इसके बीच में, जब ये हार रहा था, 17 में क्रांति कर दी, और इस क्रांति का फायदा ये हुआ कि राजा
राजा का मर्डर, उसके पूरे खानदान का खात्मा, और यहाँ मजदूर आ गए। जैसे ये जो किसान अभी कर रहे हैं ना, किसान जो भी काम कर रहे हैं, ये कई लोग सोचते हैं कि कब रिजल्ट देगा। तो ये जो क्रांति मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये 1905 से कोशिश थी। 1905 में शायद मैंने कभी जिक्र किया हो, खूनी रविवार था। एक संडे को सारे किसान, मजदूर, इनके बीवी बच्चे, गरीब, भूख से बिलखते, सड़क पे पूरा मार्च निकला, कई हजार आदमी, और रोते बिलखते ये लोग भूख से परेशान, पीड़ित, ये रानी के महल के बाहर गए, इनके राजा के महल के नीचे, वहां चिल्लाने लगे रोटी रोटी का नारा। तो इनकी महारानी बाहर निकली और उसने कहा रोटी रोटी क्यों चिल्ला रहे हो? तो कहा हम पूरे दिन मजदूरी करते हैं लेकिन इतना नहीं कमा पाते कि हमारे बच्चों का पेट भर पाए, देश की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो उसने कहा अगर तुम रोटी नहीं अफोर्ड कर सकते तो अपने घर जाओ, केक खाओ, बिस्किट खाओ, ब्रेड खाओ, तुम्हें रोटी खाने की जरूरत क्या है? तो फिर इनको लगा कि रानी सच में महामूर्ख है और वो अंदाजा नहीं लगा सकती कि हम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। 1905 में उस रानी ने क्या किया जानते हो? इतना कह के, जब ये नहीं माने, नारे लगाते रहे, तो उसने कहा अंधाधुंध फायरिंग करो, जो मरता है मरने दो। और राजमहल के ऊपर छत पे खड़े होके एक बहुत बड़ी फौज की टुकड़ी ने नीचे गरीब बेचारे जो कोई ना हथियार ना कुछ, नंगे बच्चे और रोटी रोटी का नारा दे रहे थे, अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मार डाला। 1905 में जब ये क्रांति हुई थी ना, तो ये बुरी तरह कुचल दी गई, लेकिन मन में गुस्सा था। फाइनली वो गुस्सा कब सामने आया? 1917, जब इन गरीब मजदूरों ने घुस के राजा और उसकी पत्नी और उनके सारे खानदान को मार डाला और सब चीजों पर अपना अधिकार जमा लिया और कहा अब हमारी सरकार चलेगी। और इन्होंने सिर्फ कहा नहीं, इन्होंने करके दिखाया। दुनिया की आंखें खुली रह गई कि ऐसी सरकार कैसी होगी जिसमें सब बराबर होंगे। इन्होंने कहा हमारे देश में कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, किसान, मजदूर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा सब बराबर होंगे, एक जैसे स्कूल होंगे, एक जैसे कॉलेज होंगे, एक जैसे संस्थान, एक जैसी सड़कें, एक जैसी गाड़ियां, किसी का ना कोई पर्सनल व्हीकल होगा, चाहे राष्ट्रपति हो बस में जाएगा, ना किसी की पर्सनल कोई जमीन, ना किसी का बैंक में कोई बैलेंस होगा, सब लोगों का काम करना कंपलसरी होगा, सब कमाओ, देश के लिए कमाओ और देश को ये सोचो मुझे आगे बढ़ाना है, हर एक को काम मिलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी। एक बेस्ट एग्जाम्पल शो किया यूएसएसआर ने। किन लोगों की सरकार थी ये? जो गरीबी से निकले थे, जिनको पता था गरीबी की मार क्या होती है। और कुछ सालों में इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, इनके देश में बाढ़ आया करती थी हर साल। इन्होंने मजदूरों ने खुद मजदूरी करके, मजदूर तो थे ही, इनके खून में श्रम था, मेहनत थी, इन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, अपने आप सारे मजदूर इकट्ठे हुए और बांध बना के तैयार कर दिया। जब अगली बारिशें आई ना तो बाढ़ नहीं आई। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अपने आप अगर हम काम करेंगे तो कैसे काम नहीं होगा। राजा था घटिया, वो पैसा खा के, इन सबका टैक्स खा के और इनको दुखी करता था। इन्होंने पूरे देश की काया पलट के रख दी। इनसे खतरा किसको होगा? जो कहता था अमीर ही होने चाहिए, गरीबों को तो मार ही डालो या इनको इतना इनको दलित कर दो कि अपने आप ही मर जाएं। अब पूंजीवाद के कान खड़े हुए कि दुनिया में अगर कौन सा वाद आ गया तो मेरा तो उससे खत्म हो जाएगा। इसीलिए यूएसए यूएसएसआर के साथ 36 का आंकड़ा रखता था। इन दोनों के बीच में एक ऐसा युद्ध था जो कभी नजर ही नहीं आया। कौन सा वॉर था वो? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध काफी सालों तक चला। ये तो जब यूएसएसआर टूट गया ना 1991 में, इसमें फूट पड़ गई और धीरे धीरे भ्रष्टाचारियों ने देश खत्म कर दिया, तब जाके ये शीत युद्ध खत्म हुआ। अदरवाइज शीत युद्ध, ये एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, शीत युद्ध कैसा युद्ध है? ये आइडियोलॉजी यानी सोच, विचारधारा का युद्ध है। इनकी विचारधारा है अमीर ही अमीर रहें, गरीबों को खत्म कर दो। इनकी विचारधारा है कौन अमीर कौन गरीब, सब रहें, सब मिलकर देश चलाएं, अपनी लायकियत का काम पाएं, हर एक के बच्चे को अच्छा स्कूल मिले, हर एक के माँ को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, अच्छी सड़कें हो, सबके घर अच्छे हों, सबके घर में पानी बिजली पहुंचता हो। ये सबका भला चाहने वाले, और ये चाहते हैं गरीबों को तो मिटाई दो, गरीब बोझ ही तो हैं। दो आइडियोलॉजी हैं। इन दोनों के बीच जो लड़ाई चली उसे कौन सा युद्ध कहा गया? अब फंस गए आप, क्योंकि आप आजाद हुए 1947 में। उस टाइम दोनों बड़ी ताकतें अमेरिका और यूएसएसआर। अब आपके सामने क्वेश्चन आया, बताओ किसके साथ जाओगे? अगर हमने अमेरिका का नाम लिया तो हम तो गरीब देश हैं, हमारे तो लोग मर जाएंगे। अगर हमने यूएसएसआर का नाम लिया तो अमेरिका आपसे चिढ़ जाएगा और फिर वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जबकि जब आप आजाद हुए तो आपको अमेरिका की भी मदद की जरूरत पड़ी, रशिया की भी, ब्रिटेन की भी, सबकी मदद ली आपने। आपने जो बड़े बड़े स्टील के प्लांट लगाए, भेल सेल टाइप की बड़ी परियोजनाएं, आपने जो थर्मल पावर के काम किए, ये आपने खुद नहीं किए, आपने मदद मांगी, कभी रशिया की, कभी अमेरिका की, कभी जर्मनी की। तो आपने सोचा उस टाइम पे नेहरू पटेल ने कि अगर किसी एक के साथ चले गए ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली दुश्मन बनेगा। साइड में खड़े रहो, ना मैं तेरा ना मैं तेरा, जो मुझे जरूरत होगी दोनों से व्यापार करूंगा मैं। दोनों, अगर मुझे अमेरिका से मदद चाहिए अमेरिका के सामने कह दूंगा, रशिया से चाहिए रशिया से कह दूंगा। ये इंडिया की स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया थी और इसीलिए आप कहलाते हैं, आप अपनी सत्ता में संपन्न हैं। यानी आपको किसी की तरफ देखना ही नहीं है, अपनी खुद की सत्ता आप खुद संभाल रहे हैं। किन दो के पीछे आप नहीं पड़े हुए हैं, ना अमेरिका और ना ही यूएसएसआर। ये आज देखें तो रशिया। आपकी विदेश नीति आप तय करते हैं। अगर आपको चीन से लड़ना है तो अमेरिका नहीं बताएगा कि इंडिया तो चीन से लड़, जैसे अमेरिका पाकिस्तान को बताता है। अमेरिका नहीं बताएगा कि हमें पाकिस्तान से युद्ध करना है या उनके साथ अच्छे रिश्ते निभाने हैं। हम अपने पड़ोसियों के साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, दोस्ती निभाएंगे, हम इनको पैसा उधार देंगे, इनसे पैसा लेंगे, हमारी मर्जी है। तुम मत बोलना दोनों बड़े देश की हमें क्या करना है। इसी को क्या कहा गया? क्लियर हो गया ये? यानी जब आपके विदेश संबंध, आपकी फॉरेन पॉलिसी आप खुद डिसाइड करें, लड़ना है नहीं लड़ना, व्यापार करना है नहीं करना, आपकी मर्जी है, तो हम कहेंगे हम अपनी सत्ता में संपन्न हैं, प्रभु सत्ता संपन्न। एक वर्ड मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, वो आपके पे भी लिखा हुआ था, क्या था वो? समाजवाद। समाजवाद में उत्पादन के साधन, प्रोडक्शन के मीन्स पर किसका? किसी एक का राज है, सबका? हाँ, रेल है तो सबकी है, जैसे पहले हमारे देश में भी था, हर चीज, बहुत सारी चीजें सरकारी सबकी थी, अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। समाजवाद का मतलब होता है जब पूरे समाज का बराबरी का हक हो, सड़क पर, रेल पर, तेल पर, स्कूल पर, अस्पताल पर। ये तब पॉसिबल है जब सारी चीजें क्या हो? सरकारी। अगर चीजें प्राइवेट हैं तो क्या सबका बराबरी का हक हो सकता है क्या? नहीं। सरकारी अस्पताल में लाइन लगती है, जो पहले जाएगा उसके बच्चे को पहले देखेंगे, जो लेट आएगा उसके बच्चे को लेट। लेकिन प्राइवेट में चलता है पैसा। अगर आप इमरजेंसी फी डॉक्टर की मान लीजिए, वैसी फी 1000 है दिल्ली में किसी नॉर्मल डॉक्टर की, और उसने लिख रखा है इमरजेंसी के 5000। अब जो अमीर है, लाइन में यहाँ लोग लगे 1000 देने को, जो अमीर है वो तुरंत कहेगा इमरजेंसी की पर्ची बनवानी है, पकड़ 5000, अगला नंबर मेरा, और ये पूरी लाइन खड़ी रह जाएगी और ये तुरंत अंदर चला जाएगा। किस कारण जा पाया ये? पैसा।
ये समाजवाद नहीं है। समाजवाद में सब बराबर होते हैं। यूएसएसआर में ऐसा नहीं चलता था। आपके देश में दोनों चीजें हैं, समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है। इसलिए कहते हैं इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। सरकारी आपकी जितनी चीजें हैं वो प्रॉफिट को मैटर नहीं देखती। सरकारी स्कूल 1 रुपया नहीं लेता, बच्चे फ्री पढ़ते हैं, वो देखता ही नहीं कि मुझे पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, वो कहते हैं गरीबों का भला हो। सरकारी रेल चला करती, ट्रेन चलती थी, इनका टारगेट था लोगों को सुविधा देना। लोग बिना पैसे दिए, बिना टिकट लिए भी तो सफर करते ही थे। मेट्रो में कितने लोग सफर करते हैं बिना टिकट लिए? करता है कोई? कर ही नहीं सकता। मेट्रो का सारा पैसा तुम्हें पता है विदेशों में जाता है, उसमें परसेंटेज और इस तरह की चीजें हैं जिनसे हमने कोरिया जापान से लिया था टेक्नोलॉजी वगैरह। सरकारी चीजों को लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड वाला काम हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारी बराबरी बस यहाँ है। इस जो ये प्राइवेट सेक्टर है ना, इसमें तुम्हारी बराबरी नहीं है कहीं भी। अस्पताल की बात कर लो या किसी भी चीज की बात कर लो, पैसा दोगे तो सुविधा मिलेगी, नहीं तो पीछे खड़े रहोगे, पैसे देके भी पीछे। तो ये चीजें समाजवाद, आपके देश की सरकार ने एक शब्द यूज किया, और ध्यान से सुनो, ये वर्ड स्टार्टिंग में नहीं था, ये वर्ड बहुत लेट आया। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी बार चेंज किया गया था? 42वां। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन थी आपकी पीएम? इंदिरा गांधी। तब ये वर्ड आया था समाजवाद। तो ये ध्यान रखना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड नहीं था। इसमें सब बराबर होते हैं। और आप देखो धीरे धीरे, पता है आपको सरकारी स्कूल भी बिकते जा रहे हैं। कई बात पता है तुम्हें? सरकारी स्कूलों को कहा गया कि भैया ये रिजल्ट नहीं देते, इनको धीरे धीरे करके, तुम्हें पता नहीं चला 200 स्कूल प्राइवेट कर दिए गए हैं। इनको पहले कहा गया इनको मॉडल स्कूल बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर से इनका काम लेंगे। अब ये कहा गया कि इनका रिजल्ट अच्छा आया, धीरे धीरे करके शिक्षा को भी अगले कुछ सालों में पूरी तरह प्राइवेटाइज कर देंगे। इसका नुकसान पता किसको होगा? जो गरीब रिक्शा चलाता था, जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में, चलो सब ना पढ़ते, लेकिन कुछ बच्चे थे 100 में से अगर 2 लोग भी सुधरे हुए निकल गए, ये तो अपनी लाइफ सेट करते थे। अब ये 100 पढ़ेंगे कैसे? इनका खर्चा कौन देगा? 2-4 साल तो प्राइवेट चीजें चला लेंगी, लेकिन आज से 10 साल बाद के भारत में कोई इनको पढ़ने नहीं देगा। और 10 साल बाद भी भारत इतना नहीं सुधरना। जब मैं आपकी एज में थी तब भी यही गरीबी, यही बदहाली, यही बेरोजगारी। आज आप हैं, 20 साल 10 साल बाद आप भी ऐसे देखेंगे, सब कुछ ऐसे कैसा चलेगा? क्या 10 साल में देश की तस्वीर बदल जाएगी क्या? फिर ये प्राइवेट हर चीज करके कहां से खाएंगे? एवरेज आदमी खा लेगा। एवरेज पता है कौन है आज? जिसके घर में महीने के मिनिमम 50,000 रुपए आते हैं ना, ये एवरेज परिवार है। इसको आप अमीर नहीं कह सकते। हो सकता है अभी आपको लगे मैम क्या कह रही हैं, लेकिन मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी को देख लिया। आज जीवन नॉर्मल चलाने के लिए ना, जो शहर में रहता है 50,000 नहीं कमाता, उसका जीना बड़ा मुश्किल है। गाँव में फिर भी चल जाता है। गाँव में सब्जियां किसी खेत से तोड़ लाए, अपने क्यारी में लगा दी, भैंस बांध ली, उससे खर्चे निकल जाते हैं। बिजली लोग चोरी कर लेते हैं, पानी चोरी कर लेते हैं, लेकिन शहर में आप ये सब चोरी नहीं कर सकते। यहाँ आपको पे करना पड़ता है। यहाँ 50,000 रुपए में एक नॉर्मल सा जीवन चलता है। और जब तुम थोड़े और बड़े होगे ना, तुम्हें खुद लगेगा कि सही कहा गया था। महंगाई तुम भी देख नहीं पा रहे, तुम्हें खरीदना नहीं पड़ता। जिस दिन घर का राशन लाओगे ना, तो पता चलेगा 5,000 में मुश्किल से रसोई का सामान आता है। महंगाई इतनी ज्यादा है, हर चीज तो महंगी है, घर के खर्चे ही नहीं पूरे होते। और अगर घर में आपके 1-2 बच्चे हैं, उनकी फीस आप पे कर रहे हैं, तो एक बच्चा सस्ते से सस्ते स्कूल में 5,000 रुपए का पड़ता है, उसको पढ़ाना, उसकी आवाजाही, उसका कामकाज पूरा। क्योंकि न जाने कितनी एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटी को 1,500 रुपए, कोई 1,000 रुपए तभी मंगवा लेते हैं स्कूल वाले। मैं ये नहीं कह रही स्कूल वाले गलत हैं, वो अपनी जगह ठीक है, वो कहां से निकालें सारे खर्चे। कहने का ये मतलब है कि समाज में बराबरी तब आ सकती है जब सब लोग पढ़े लिखे और काबिल हों। अभी आपके देश में बराबरी नहीं आ सकती, अभी नीचे के तबके को खींच के लाना पड़ेगा, और उसको खींच के लाने का जिम्मा सरकार का है। प्राइवेट नहीं खींच किसी को, प्राइवेट अपने आप का फायदा देखता है, और वो गलत भी नहीं है। तो सरकार अगर सब कुछ बेच डालेगी तो इसका नुकसान आपको अपने सामने दिख जाएगा। हो सकता है आप लोगों के घर में, किसी के घर में आते हो लाख रुपए, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके घर में काम 5-7 हजार, 10,000, 20,000 का है ना, उसको बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में सस्टेन कर पाना, बहुत महंगाई है। यह है समाजवाद, समाज का भला करना। एक शब्द अभी आया था, धर्म निरपेक्ष। इसी को क्या नाम दे दिया था इंग्लिश में? सेक्युलर। हिंदी में इसको एक पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। इसका मतलब ही समझ लो। इसका मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। सेकंड बात है, इसका है मतलब कि सब धर्म भारत में बराबर है। ये दिमाग में 2 सिंबल बैठा लो। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात, भारत में सब धर्म बराबर है। आपके देश में जब आप आजाद हुए तो मेजोरिटी हिंदुओं की थी, आज भी मेजोरिटी है। इसके बाद थे मुसलमान, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, फिर पारसी। आप जानते हैं ना ये सब बातें। इनको क्या बोलते हैं? इन सबको हम, इनको हटा लो, इनको क्या बोलते हैं? ये माइनॉरिटी की परिभाषा किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। ये तब भी माइनॉरिटी थे, आज भी माइनॉरिटी है। लेकिन एक खास बात यह है कि हिंदुओं का प्रतिशत तब 88% था और अब घट के 82% हो गया, यानी प्रतिशतता इन लोगों की बढ़ गई, तभी उनकी घटी होगी ना। भारत इकलौता वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जिसमें मेजोरिटी जिसकी है उसके नाम पे देश नहीं है। नहीं तो लगभग लोग जो है ना, जो देश हैं, वो जिसकी मेजोरिटी उसका देश होता है। जैसे यूरोपियन कल्चर है, सारे का सारा लगभग यूरोप, तुमने सुना होगा कैथोलिक हैं। ये कैथोलिक कौन होते हैं? क्रिश्चियन जो है ना, क्रिश्चियन, इनके 2 हिस्से बने थे, जो जिसको आप ईसाई कहते हैं, ईसा मसीह के जो लोग फॉलोअर्स हैं। ये 2 धर्मों, 2 शाखाओं में बटा था। एक का नाम है कैथोलिक और एक का नाम है प्रोटेस्टेंट्स। ये बहुत कम है, ये ज्यादा है। तो ज्यादातर कैथोलिक है। आप यूरोप की किसी भी कंट्री को उठा के पढ़ना, उनमें 99% वो लिखेंगे वो कैथोलिक रहते हैं वहाँ। यानी ईसाइयत का प्रभाव है पूरे यूरोप पर, पूरे के पूरे यूरोप पर। अमेरिका में भी ज्यादातर कैथोलिक्स मिलेंगे आपको। एशिया में आप देखेंगे बटा चटा सा धर्म है। एशिया, अफ्रीका के, अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और अब ये एशिया, ये लगभग मिले ही तो हुए हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है। इस एरिया में देखो, अफ्रीका में छोड़ दो, पिछड़े हुए हैं। यहाँ सारे का सारा कौन से धर्म के लोग हैं? ईसाई। यहाँ भी बहुत सारे लोग क्या हैं? ईसाई। आपके इस रीजन में सबसे ज्यादा प्रभाव है मुस्लिम्स का।
यहाँ कई देश पूरे के पूरे मुसलमान देश है, पता है तुम्हें ये बात? पूरे 100% मुसलमान, वहाँ कोई और रह ही नहीं सकता, वहाँ कोई और धर्म है ही नहीं, सिर्फ मुसलमान। जो नहीं है उसको भगा देंगे, मार देंगे। ये पूरी बेल्ट वो है जिसमें अरबी और तुर्की इलाके आते हैं। तुर्क का नाम सुना? तुर्की, टर्की जिसको बोलते हैं, इस्तांबुल आपने सुना होगा। तो ये तुर्की जो है ना, यहाँ का जो खलीफा था, यूरोप का है, पूरी बेल्ट यूरोप के भी इसमें हिस्से आ जाते हैं। इस पूरे इलाके पर मुस्लिम्स का दबदबा है और मुस्लिम कल्चर बहुत जल्दी फला फूला। मुस्लिम जो शुरुआत हुई ना, ये 610 ईस्वी में इनके जो प्रॉफिट थे या मोहम्मद साहब, इनकी शुरुआत थी, इनको ज्ञान मिला था 610 में, और 712 में इंडिया तक पहुंच गए थे। और फिर इस पूरी बेल्ट पे आप अच्छी तरह जानते हैं अगले 1000 साल तक मुस्लिम शासकों का राज रहा। भारत की अगर मैं बात करूं, 1000 से लेके और 1800 तक आप उठा के पढ़ो इतिहास, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कभी फिर दिल्ली सल्तनत के अलग अलग गुलाम वंश, खिलजी वंश, सुने ये नाम सारे 8वीं 9 में, सारे मुस्लिम ही तो थे। यानी इंडिया पर 1000 सालों तक मुस्लिम राजाओं ने राज किया। मुस्लिम राजाओं के राज करने के बावजूद भी हिंदू यहाँ थे, यहाँ बाकी कल्चर भी थे, बाकी रिलीजन्स भी थे। आप एक ऐसा देश है वर्ल्ड के सामने जिसने सब धर्मों को सच में बराबरी पर रखा, और जहाँ मुसलमान चाहे संख्या में कम थे, ईसाई संख्या में कम थे, लेकिन सबको आपने अपनी उस किताब में भी जगह दी। कौन सी किताब में? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जब आपने आर्टिकल्स लिखे थे ना, तो बहुत स्टार्टिंग में ही आपको लगा इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी जरूरी है। आप लोगों ने आर्टिकल 29 और 30 स्पेशल लिखे हैं। किन लोगों के लिए? माइनॉरिटीज के लिए। देखना कितनी केयर की गई है। 395 में आपको लास्ट में स्टार्टिंग में याद था कि हमें किनको केयर देनी है? माइनॉरिटीज को। और ये 29-30 आर्टिकल में आपने लिख दिया कि ये चाहें तो अपने धर्म को, अपनी भाषा को बचाए रखें, अपने स्कूल मदरसे खोलें, अपने कल्चर को, अपने कपड़े को, अपने पहनावे को बचा के रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए आज तक आपके स्कूल में मदरसे चलते हैं। मदरसे जानते हो ना, जहाँ इस्लाम धर्म और ये सब पढ़ाया जाता है, वो मैथ साइंस नहीं पढ़ाते। आपका देश में बहुत बहुत बड़ी बात है, ये दोनों टर्म याद रखना। पहला टर्म क्या है? आप क्या हैं? आपके देश का कोई अपना धर्म नहीं है। और दूसरा टर्म क्या है? आपके देश में सब धर्म बराबर हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म था। इसके बाद चौथा, 3 तो हमने पढ़ लिए, सॉवर्निटी, सेक्युलर और समाजवादी। एक शब्द क्या था? गणतंत्र, रिपब्लिक जिसको आप बोलते हैं। आप रिपब्लिक कब बने? फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950। क्या मतलब है रिपब्लिक का? कोई तुमसे कहे इसको एक्सप्लेन करो रिपब्लिक का मतलब। तो कुछ लोग कहते हैं संविधान लागू है, नहीं, ये गलत है। रिपब्लिक का असली मतलब क्या है? सुन लो। रिपब्लिक का मतलब है जब आपके देश का मुखिया, आपके देश का हेड कोई इलेक्टेड आदमी होगा। इलेक्टेड, वो डायरेक्ट ना हो, बेशक इनडायरेक्ट, लेकिन इलेक्टेड हो, ये पद पैतृक ना हो। आज जो राष्ट्रपति है, कल उसका बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। रामनाथ कोविंद का बेटा नहीं बनेगा। प्रणब मुखर्जी के बेटे ने राज नहीं किया आपके देश पर, ना प्रतिभा पाटिल के पति या उसके बेटे ने। इसका मतलब आपके देश का जो हेड है वो क्या है? इलेक्टेड है। ये पितृसत्तात्मक तो है, वैसे ज्यादातर आदमी बने, लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये पैतृक नहीं है, यानी अगले का बेटा नहीं बनेगा, जैसे राजा महाराजा थे, हमारे यहाँ नहीं है। पहली चीज इलेक्टेड है। दूसरा, आपके देश के मुखिया का एक टर्म है 5 साल का। ऐसा नहीं है कि बैठा ही रहेगा। जैसे महारानी ब्रिटेन को पढ़ना तुम कभी, महारानी ब्रिटेन जो आज बैठी ना, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, ये 1952 में भी थी और आज भी है। जब तक इसकी सांस चलेगी ये क्या बन के बैठी रहेगी? महारानी एलिजाबेथ। उस 1952 में तुमने अपना राष्ट्रपति बनाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद आज 14 नंबर के राष्ट्रपति का भी कार्यकाल पूरा होने में आ गया। अगले साल तुम्हारे राष्ट्रपति हट जाएंगे। कौन सी डेट पे हटेंगे? 24 जुलाई 2022। तुम्हारे 15वें राष्ट्रपति का टाइम आ गया, और अगर महारानी को कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक बैठी रही, तो ये 15 राष्ट्रपति तुम्हारे, और ये अकेली राज कर रही है। क्या इनके देश में कोई टर्म है? किसके देश की बात हो रही है? ब्रिटेन। हमारे देश में टर्म कितने साल का है? 5 साल बाद अच्छा काम करेंगे तो दोबारा से इलेक्ट कर लेंगे, आप बैठे नहीं रहेंगे। ये दोनों पॉइंट याद रखना। इन दोनों के कारण आप क्या कहलाते हो? हाँ, तो आपका हेड इलेक्टेड है और उसका एक टाइम पीरियड है, वो पैतृक नहीं है कि उसका बेटा बनेगा। अब महारानी ब्रिटेन 1952 से सेम औरत है, आपके 15वें राष्ट्रपति की तैयारी हो जाएगी अगले साल में। तो आप देखो, आपके यहाँ हेड इलेक्टेड है, वो नहीं है, उसका कोई टर्म नहीं है, आपका टर्म है। इन दोनों के कारण आप क्या कहलाते हैं? आप रिपब्लिक हैं। और लास्ट टर्म आ गया डेमोक्रेटिक। आप सब जानते हो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? क्या होता है लोकतंत्र? अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या परिभाषा दी थी लोकतंत्र की? जनता का। क्या बताया था? 3 टर्म लिए थे उन्होंने। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहा था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। बहुत छोटी बात है, पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में 9वीं में बात लिखी है, डेमोक्रेसी वाली किताब में। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन। लेकिन ये परिभाषा नहीं है। परिभाषा का मतलब होता है डेमो। डेमो का मतलब आप और मैं, यानी जनता। हमारे देश में किसका राज है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग की लाइन क्या है? हम भारत के लोग। यानी वो अपने आप को किससे रिलेट कर रहे हैं? जनता से। हम भारत के लोग यानी हम जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारी सारी शक्ति किसके हाथ में है? और इसका कारण है जनता के पास क्या है? वोटिंग पावर, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट कैसा राइट है? फंडामेंटल है, मिलेगा ही मिलेगा। कैसा राइट है ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। ये छीना जाता है। जो लोग क्राइम करते हैं क्या वो वोट डालने जाते हैं? जो जेल में बंद है उनके कोई वोट नहीं डालते। बहुत सारे लोग वोट डाल ही नहीं पाते जिनका घर का पता नहीं है, क्योंकि उनकी वोटर्स की आईडी नहीं बन पाती। तो ये सबको नहीं मिलता। 18 साल प्लस वालों को मिलता है, जो कुछ बेसिक कंडीशंस को पूरी करते हो, जिनका एक एड्रेस हो, जिनके पास एज प्रूफ हो। भी भीख मांगने वाले हैं, इनका कोई एज प्रूफ नहीं है, तो क्या ये आईडी बनवा लेंगे अपनी? बनेगी नहीं, इनकी आईडी कहां से बनेगी? तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, और आपके हाथ में हर 5 साल बाद ताकत है। आप चाहें तो सरकार को कंटिन्यू करें, चाहें तो खत्म करा दें और नई सरकार बनवा दें। ये सारी पावर किसके हाथ में है? कल एक क्वेश्चन आया था कि भारत में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है सारे मंत्री? लोकसभा। लोकसभा में कौन बैठे हैं? लोक मतलब कौन?
जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। तो लोकसभा में उत्तरदायित्व है, आंसर देना पड़ता है। कल के पेपर में था ये क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो क्या आंसर आएगा इसका? लोकसभा, क्योंकि हमने बनाई है, हमें क्वेश्चन पूछना है। बस दिक्कत ये, क्वेश्चन आप और मैं नहीं पूछते, कौन पूछता है? विपक्ष। और दुख की बात क्या है कि भारत में कब से विपक्ष नहीं है? क्योंकि विपक्षी बनने के लिए कंडीशन है कि जितनी टोटल सीट है इसका 1/10 मिला हो। 54.3 यानी 55 सीट मिलनी चाहिए, और आपकी इस कांग्रेस को पिछली बार 47 मिल गई थी, इस बार 52। कोई सी बार ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाई। तो क्या इंडिया में विपक्ष है अभी कोई? इसलिए विपक्ष का नेता अगर भरोगे तो आएगा वेकेंट। 6 साल 7 साल से वेकेंट चल रही है ये। चलो थोड़ी सी किताब उठाओ, 5 वर्ड्स का मतलब हमें पता चल गया। हम पहुंचे थे पेज, जितना मुझे याद है 24 पढ़ना स्टार्ट किया था हमने। किस पे आ गए थे? अच्छा 24 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। 24 के नीचे लास्ट ये प्रस्तावना पढ़ ली थी हमने। कितनी बार भारत आया? 2 बार। 25वें पेज पर आ जाओ, समाजवादी राज्य। अब मैंने अभी भी समझाया समाजवाद क्या होता है, जिसका टारगेट क्या होता है, किसका भला करना? समाज का। क्या समाज का भला करना प्राइवेट सेक्टर का काम है? किसका काम है? सरकार का। अगर सरकार सब चीजों को बेच देगी तो प्राइवेट कर देगी, तो नुकसान किसका होगा? समाज का। कुछ लोग दलील देते हैं कि इससे लोग काम करेंगे। भैया काम करने वाले हैं 1% और बाकी जनता है 99%। वो 1% को सुधार के तुम सोचते हो 99% सुधरेंगे? कभी नहीं सुधरेंगे। ये पढ़ लो पहला, समाजवादी राज्य, अंडरलाइन कर लो। मूल संविधान में समाजवादी राज्य घोषित नहीं, नहीं को डबल टिक करना। ये वर्ड बाद में आया, यानी इसको हटा भी सकती है सरकार अगर चाहे। इसके बाद घोषित नहीं, ठीक है, आगे पढ़ लो बस। लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत थे कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता था। अगला पॉइंट टिक करना, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, बताओ कौन सा सन था, कौन पीएम थी? 1976 इंदिरा गांधी। क्या लगा हुआ था देश में? आपातकाल। ये मैंने कहा था बार बार आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। 42वां संवैधानिक संशोधन प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट लाइन भी टिक करना, भारत समाजवाद को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी आपकी सरकार क्या समाजवाद के शब्द को हटा भी सकती है? कह देगी परिस्थितियां नहीं है। इस लाइन का मतलब देखो ना, परिस्थितियों के अनुसार अपनाएगा। अब सरकार दलील देगी कि भारत में समाजवाद नहीं टिक सकता, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कोई केस कर पाएंगे, क्योंकि सरकार को पता है कि जो मूल संविधान में नहीं था उसको मर्जी से हटाया भी जा सकता है। अगर जोड़ा गया है तो हटाया भी जा सकता है। कौन सा वर्ड हटा सकते हैं लोग? समाजवाद। ये बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसा हट गया तो। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। मैंने इन सब का मतलब आपको बता दिया। प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? सोवर्निटी का क्या मतलब है? हमारी विदेश नीति हम बताएंगे, अमेरिका हमें ना बताए हमें क्या करना है। पहला पॉइंट पढ़ो, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका तात्पर्य है, अंडरलाइन करो, हमारा राज्य आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र हैं आप? लिखो, विदेशी ताकतों से। बात नहीं करनी है किसी को भी, लिख लो यहाँ, विदेशी ताकतों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और जिन्होंने नहीं समझे ना दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी इसको। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। लोकतंत्र का मतलब किसका राज है यहाँ? जनता का। कितने साल बाद? 5 साल बाद। हमारे हाथ में है ये पावर, अंडरलाइन कर लो, लोकतंत्रात्मक। भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। भारत एक पूर्ण गणराज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारतीय संघ का अध्यक्ष एक वंशानुगत सम्राट न होकर जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति है। किसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? कहाँ है ये जो लिखा है सम्राट? कहाँ है ये? ब्रिटेन। महारानी महाराजा वहीं तो चल रहे हैं, कब से सेम बैठी है। आपके कितने चेंज हो गए? अब 15वां अगले साल आ जाएगा आपका, और ये अगर नहीं मरती है, मर जाए तो अलग बात है, नहीं तो यही बैठी रहेंगी। क्या पता आपका 15 भी उतर जाए, ये बैठी ही रहे, क्योंकि ये तो जिस दिन मरेंगे उस दिन हटेंगे, वरना हटेंगी नहीं। नेक्स्ट टिक करना, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। इससे पहले 6th पॉइंट करो, अभी मैंने समझाया नहीं है। 6th पॉइंट नीचे देखो, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। पहला पॉइंट पढ़ लो, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है भारत में, अंडरलाइन करो, किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म, डबल टिक कर लो, राज्य धर्म की स्थिति या अन्य किसी रूप में प्रमुखता की स्थिति प्राप्त नहीं है। कौन सी आबादी ज्यादा है आपके यहाँ? हिंदू। लेकिन आपको प्रमुखता नहीं मिलती, आप बराबर हैं सबके, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान। अगला पॉइंट करना, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। यहाँ 2 सिंबल बना लो, एक क्रॉस का और एक इक्वल टू का। इन दोनों का मतलब आपकी समझ में आ गया। क्रॉस का मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, और दूसरी लाइन यहाँ सभी धर्म बराबर है। सेम बात तो लिखी है, अंडरलाइन कर लो, ये धर्म को, सभी धर्म समान है। आगे पढ़ो, धर्म के आधार पर उसके अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। क्या आपको धार्मिक आजादी भी दी गई है? देखो डबल फायदे, देखो जरा, 2 तरह की आजादी दी। एक तो धार्मिक आजादी दे रखी है, और एक दे रखा है अल्पसंख्यक होने का फायदा। इसको ध्यान से सुनना और समझना, 2 अलग अलग बातें नहीं है ये। अल्पसंख्यक भी कौन होते हैं? जो किस धर्म के कम है? हिंदू के अलावा, वही तो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक भी तो धार्मिक ही हैं आपके देश में। और कौन अल्पसंख्यक है? कितने अल्पसंख्यक हैं सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग? 6। कौन कौन? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। ये किस आधार पे है? या तो धर्म या तो भाषा। अब आपको देखो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, इनके लिए अलग आर्टिकल लिखे 29 और 30, इनके लिए लिखे 25, 26, 27, 28। तो आप देखो इंडिया कितना खुले दिल का देश है कि आपने एक जगह नहीं दे रखी आजादी। आजादी भी आपने अलग अलग कैटेगरी में दे रखी है। यहाँ कह दिया अल्पसंख्यक, विशेष अल्पसंख्यकों की आजादी, और यहाँ सबकी आजादी। जो ये सिख धर्म के लोग पगड़ी पहन के जा सकते हैं बिना हेलमेट लगाए, ये कैसी आजादी है? धार्मिक आजादी। लेकिन जो लोग अपने मदरसे खोलते हैं, ये कैसी आजादी है? समझ में आ गई ये बात? हम कहते हैं हमें मौलिक अधिकार बहुत मिले हैं, 12 से लेके 35, लेकिन इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो 14 से स्टार्ट होते हैं, 12-13 में मौलिक अधिकार नहीं है, और ना 33, 34, 35 में। उसमें अलग बातें हैं, कभी बताऊंगी क्या है। 14, 15, 16, 17, 18 ये एक में है, 19 से 22 एक में, 23, 24 एक में, फिर 25 से 28, 29, 30 और फिर 32 अलग।
ये और इसके बाद वाले तो जीरो मान लो, ये हैं बस आम आदमी के लिए, बाकी तो या तो धार्मिक हैं या भाषाई आधार पर। तो कितना ज्यादा बड़ा देश है, कितना बड़ा दिल है भारत का कि सबको बराबरी दे रखी है। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी में ना बाकी कोई देश हो तो खत्म कर दें दूसरों को कि हमारा वर्चस्व रहेगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये अगला पॉइंट टिक कर लो। पंथ निरपेक्ष क्या कहते हैं? तो सभी धर्म समान और कोई भेदभाव नहीं। भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता। कौन से आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता है? 25 से लेके 28 लिखो यहाँ पर, अनुच्छेद 25 से 28 जहां लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। अगली हेडिंग पे आ जाओ, संसदात्मक शासन व्यवस्था। अंडरलाइन करना, इंग्लैंड के समान भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। संसद आती तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? संसद का क्या मतलब है? अगर कभी भी लिखा है संसद तो दिमाग में सीधे पिक्चर बन जाए, 3 चीजें, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस ये समझना है। अब ध्यान से सुनो, इंग्लैंड और तुम्हें कंपेयर कर रहे हैं, इंग्लैंड और इंडिया। इंडिया में लोकसभा इनके पास हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स तुम्हारी राज्यसभा, इनके यहाँ महारानी ब्रिटेन और तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति। लेकिन इन दोनों में अंतर है। ये पद कैसा है? पैतृक। इसका कोई टाइम पीरियड है क्या? नहीं, आपका ना तो पद पैतृक है और ना ही आपका अनलिमिटेड टाइम पीरियड है। इस कारण देखो आप कैसे अलग हैं, उनमें आप सेम हैं। यहाँ आज भी राजतंत्र है, राजा महाराजा। आपके यहाँ क्या चल पड़ा है? आप लोकसभा रखते हैं, वो भी रखते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, आप राज्यसभा रखते हैं, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स रखते हैं। लेकिन आप में और उनमें एक पोजीशन पे जाके अंतर आ जाता है। इनके यहाँ लोकतंत्र प्लस राजतंत्र है, डेमोक्रेसी प्लस मोनार्की का कुछ हिस्सा। आपके यहाँ रिपब्लिक प्लस लोकतंत्र है। यानी कितनी अच्छी बात है। ये चीज जो है ना आपकी बेस्ट है कि आपके यहाँ राजा महाराजा की तरह बैठे हैं, लेकिन वो राजा महाराजा की तरह ना तो पैतृक है और ना ही अनलिमिटेड टाइम के लिए आए। इस पॉइंट में आप अलग हो गए ब्रिटेन से, ये अंडरलाइन कर लो। इंग्लैंड के समान भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। अंतर भी टिक करना, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में है, जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। कल के पेपर में थी ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ और अंडरलाइन कर लो। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ये लोकसभा के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद ऊपर वाले पॉइंट पे आओ, 5वें पर। क्या हेडिंग है 5वें की? ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, या दोनों चीजें हैं? जैसे मैं कहूं, क्या भारत में समानता खत्म की जा सकती है? तुम्हें लगता है खत्म होगी? अभी तो नहीं खत्म होगी, लेकिन क्या भारत में वोट डालने के अधिकार की एज घटाई जा सकती है? पहले घटी है कभी? पहले कितनी थी, अब कितनी है? कितनी कर सकते हैं? बहुत सारे देश 16 में अपने देश में वोट डलवाते हैं। इसका मतलब ये चेंज हो सकती है, लेकिन क्या समानता का कोई जो हमने मेन मोटो बना रखा है वो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब कुछ चीज़ों में आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और कुछ चीज़ों में क्या है? रिजिड। हम नहीं बदलेंगे। आपके देश के राष्ट्रपति का इलेक्शन है, एक तरीका है, उसी तरीके से होगा। अब आप कहें हमें अमेरिका बनना है जी, अमेरिका में राष्ट्रपति को जनता बनाती है, हम भी बनाएंगे, तो नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो बड़ी मुश्किल से बदलेगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको बहुत ध्यान से सुनना, संविधान को बदलने के तरीके हैं, 3 तरीके। पहला तरीका, लोकसभा प्लस राज्यसभा चाहें और ये मान लीजिए आधे 50% प्लस एक कोई साइन कर दे, जैसे आप कहते हैं साधारण बहुमत, और ये उसको चेंज कर दे। दूसरा, लोकसभा प्लस राज्यसभा 2/3 से पारित करें, जैसे आप कहते हैं विशेष बहुमत, ज्यादा लोग चाहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, अगर इनसे भी काम ना चले तो तीसरी कंडीशन वो क्या कहती है? लोकसभा पारित करे, राज्यसभा पारित करे, 2/3 प्लस 2/3 प्लस पूरे देश की टोटल विधानसभा, 30 विधानसभा हैं, कि आधे से ज्यादा पारित करें, तब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा। कितना टफ पॉइंट है देखो। पहला पॉइंट बड़ा आसान है, कौन कौन पारित कर दे? लोकसभा राज्यसभा। कितने परसेंट से? 50% प्लस 1, यानी साधारण, बिल्कुल नॉर्मल सा, कोई ज्यादा मेजोरिटी नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन कहती है लोकसभा भी 2/3 पास करे, राज्यसभा भी 2/3 पास करे। इसे कहते हैं विशेष बहुमत, ये बड़ी बात है। और फिर कहते हैं तीसरा बहुत बड़ा, लोकसभा भी 2/3, राज्यसभा भी 2/3 और टोटल विधानसभा, हर राज्य की विधानसभा में आधी से ज्यादा देश की विधानसभाएं कहेंगी, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा। आपके बहुत बड़े बड़े मुद्दे इससे पारित होते हैं, बहुत बड़े बड़े। जैसे जीएसटी जब आया था ना, जीएसटी याद है? जीएसटी को लोकसभा राज्यसभा ने पारित करके फिर विधानसभाओं से पारित कराया था। बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि बहुत सारे टैक्स खत्म होने थे, एक नया टैक्स लगना था। ये ऐसे पारित कराया गया। बहुत बहुत टफ होता है ऐसे पारित कराना। सबसे आसान क्या है? तो जो चीजें फ्लेक्सिबल है ना, वो इस तरह से होती हैं। रिजिड चीज तो कभी बदलेगी नहीं। फ्लेक्सिबल में ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। इसमें रिजिडिटी वाले टॉपिक्स में इस तरह की कोशिश करते हैं, वरना ज्यादा बदलना आसान नहीं है। अगला पॉइंट देखो, यही था, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पढ़ो जरा इसमें। कठोर, तीसरी लाइन टिक कर लो। कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें संशोधन विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर नहीं किया जा सकता। ऐसे संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। अमेरिका के संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट किया अब तक? 27 बार। कितने साल हो गए उनको? लगभग 250। कब अपनाया था? 1789। हमने कब अपनाया था? 1950। 71 साल में कितनी बार बदल डाला? 105 बार। अगला पॉइंट करो, लचीला या नम्य संविधान। बातचीत नहीं करनी। लचीला या नम्य संविधान वो संविधान कहलाता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया वैसी हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की। जैसे ब्रिटेन का संविधान लिखित में है ही नहीं, तो कितनी बार अमेंडमेंट हुई? जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट टिक करना, भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण है। अगर वो पूछेंगे सबसे फ्लेक्सिबल संविधान किसका मानते हैं आप, तो कहेंगे ब्रिटेन का। और सबसे ज्यादा रिजिड किसका है? अमेरिका। तभी आज तक कितनी बार बदला? 27 बार। अगला टिक कर लो, भारतीय संविधान साधारण और विशेष दोनों प्रक्रियाओं से संशोधित किया जा सकता है।
ऑर्डिनरी और स्पेशल प्रोसीजर। अगला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का अनुच्छेद 368 डबल टिक कर लो और यहाँ लिखो साउथ अफ्रीका। बहुत आता है क्वेश्चन, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 368 किस देश से लिया गया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लिख लो यहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 368 इससे संविधान को चेंज करते हैं। संविधान संशोधन टिक कर लो, फर्स्ट और सेकंड नंबर टिक करना। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, विशेष का मतलब क्या हुआ बताओ? लोकसभा का भी 2/3 और राज्यसभा, लिख लो यहाँ LS 2/3 प्लस RS 2/3, इसे कहते हैं संसद का विशेष बहुमत। LS मतलब लोकसभा का 2/3 और RS मतलब राज्यसभा का। 2/3 किसका निकालोगे लोकसभा में? 543 का। लोकसभा के टोटल मेंबर कितने हैं? 543। और राज्यसभा के इनका 2/3 निकाल दो। ये है, ये इसमें विशेष में, उसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करना, तो संसद का विशेष। अगला, संसद के विशेष बहुमत के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा, यानी किसकी सहमति चाहिए यहाँ? विधानसभा, लिख लो विधानसभा। इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, ये लिख लो फिर तुम्हें याद रहेगा। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, उसकी भी 2/3, उसकी भी 2/3 और आधी से ज्यादा विधानसभा। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इसके बाद 8वें नंबर पर लिखा है, ये मैंने तुम्हें पहले बताया था, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। तुम्हें ये पता है हमारे देश में 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन सब पे काम कौन करता है? लिस्ट नंबर 1 किसकी है? यूनियन। लिस्ट नंबर 2 और लिस्ट नंबर 3 दोनों की। कॉन्करेंट नाम था ना संवर्ती। इसमें कितने टॉपिक थे अगर तुम्हें याद हो? फिर कितने हो गए थे इसमें? फिर कितने हो गए थे? 47 से 52। हमने ये पढ़ा था कि अगर राज्य में 356 लग जाए तो इसके टॉपिक कौन किसके पास चले जाते हैं? यूनियन। अगर लड़ पड़े इसके टॉपिक भी किसके माने जाते हैं? यूनियन। यानी आपके देश में ज्यादा किसकी चलती है? यही पॉइंट है ये, एकात्मकता की ओर झुका हुआ शासन। इसको दोबारा देखें जरा, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन, फेडरल रूल इंक्लाइन टुवर्ड्स यूनिटी। पहला पॉइंट पढ़ो, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टिक कर लो। फेडरल, फेडरल मतलब शक्तियों का विभाजन। उसमें संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण मौजूद हैं। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टिक करना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो इंडिया इज अ कंट्री। क्या है इंडिया? इंडिया इज स्टेट, कंट्री और यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये टिक कर देना, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज नॉट अ कंट्री। गलत है वो। अगले पेज पे आ जाओ, संविधान द्वारा शासन शक्ति को केंद्र और इकाइयों में विभाजित किया गया, यानी इसने शक्ति को बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर दिया। नेक्स्ट करो, उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय कौन सा है तुम्हारा? सुप्रीम कोर्ट, अंडरलाइन कर लो। संविधान का संरक्षक है, यानी तुम्हारी उस किताब की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। किताब में लिखी बात पे अगर कोई लड़ पड़े राज्य और केंद्र, तो असली बात कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। किताब के ऊपर कानून बनाती है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लेकिन उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देता है सुप्रीम कोर्ट। अंडरलाइन कर लो ये। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक, के पेपर में आ सकता है। संविधान की व्याख्या करने, केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों को निर्णय का अधिकार देता है। इसमें कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनका झुकाव एकात्मक शासन की ओर है। अंडरलाइन करो, इकहरी नागरिकता। तुम्हारे देश में जब तुम पेपर फॉर्म भरते हो नौकरी का, तो उसमें सिटीजन आता है। ऐसा कौन है जो उसमें लिख देता है हरियाणा, राजस्थान, यूपी? हम क्या लिखते हैं? इंडियन। नेशनैलिटी का कॉलम होता है, नेशनैलिटी क्या लिखते हैं उसमें? इंडियन। ये इकहरी नागरिकता है। इकहरी न्यायपालिका, तुम्हारे देश में लास्ट न्यायपालिका कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं सुनवाई है? नहीं है। अंडरलाइन कर लो, इकहरी न्यायपालिका। अखिल भारतीय सेवाएं, तुम्हें 3 सर्विसेज बताई थी मैंने, IAS, IPS, IFS। क्या इनके तबादले राज्यपाल या CM या कोई मंत्री करवा सकता है? इनका तबादला सिर्फ राष्ट्रपति करेगा। इनका कैडर चेंज करना है इनके हाथ में, CM और इनके हाथ में नहीं। UPSC के जो अखिल भारतीय है ना, उनका कैडर भी चेंज नहीं कर सकते। ये टिक कर लो। अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। कितने आर्टिकल हैं संकटकाल के? 3। आर्टिकल 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति के हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। अगला पॉइंट कर लो, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा द्वारा स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है। ऊपर एक लाइन अपने आप लिखो, संकटकाल या इमरजेंसी, फटाफट से लिख लो ऊपर, संकटकाल या इमरजेंसी। 3 अनुच्छेद ऊपर लाइन में लिख लो, 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 352, 356 और 360, क्योंकि बार बार ये शब्द आ रहा है, दुखी ना करे तुम्हें। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 किससे जुड़े हैं? ये संकट काल से, जिसको आप कहते हैं इमरजेंसी। जब तुम बेसिक बैच में थे, इमरजेंसी का टॉपिक कराया था मैंने। कितनी बार इंडिया में इमरजेंसी लगी है? 3 बार। कौन से आर्टिकल की 3 बार लगी? 352। 356 की मत पूछो, 125 बार से ज्यादा, 125 से भी ज्यादा इसको यूज कर लिया, 125 प्लस। ये आज तक नहीं लगी। इसके लगने का कारण है हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुए। चाइना ने बिना बात अटैक किया, पाकिस्तान हमसे लड़ा, और एक बिना बात एक फोन कॉल इंदिरा गांधी ने घुमाया। सबसे ज्यादा इन तीनों में से कौन सा इस्तेमाल हुआ? 356। ये कहां लगता है 356? राज्य में। ये कहां लगता है? देश में। ये आज तक कभी नहीं लगा। बहुत अच्छी बात है, लगेगा तो दिक्कत आएगी, फिर नई नई कंडीशंस निकलेंगी। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।